है ना। हाँ पता लगा मैं पढ़ा दूँ और उसके बाद में बोले कि भैया मैंने ध्यान से देखा नहीं। हाँ ठीक है। अरे यार तू आज गंदा होगा, कोई बात नहीं। एडिट करने लगाया करो, आपने वो टूर वाली वीडियो ऐसे लगा दी हम एडिट करेंगे, उसको एडिट करेंगे भी। एडिट कौन करता है, आता है ना। कौन सा चैप्टर था अपना ये? चैप्टर 14 है ना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो होता है, लास्ट में नहीं और भी पहले पढ़ा है, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड से इसे कन्वर्ट करा जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए को ट्रांसफ़र कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे एक साइकिल की जाएगी जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल होने के बाद में जो आखिरी स्टेप आज हमको पढ़ना है वो है ETS, है ना। आज हमारा कौन सा टॉपिक है? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कुछ भी कह सकते हैं इसको। सबसे पहले ये बताओ, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? क्या प्रोसेस का नाम है? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। दूसरे वाले का नाम क्या है? यस, दिस इज लिंक रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस में ATP कितनी बनी थी? तो ATP बनी थी 2 और NADH ये भी बने थे हमारे पास 2। लिंक रिएक्शन में भी 2 बने थे NADH, और साथ साथ में हमने ये पढ़ा था कि लिंक रिएक्शन में एक CO2 इवॉल्व हुई है। क्रेब्स साइकिल के अंदर हमने क्या देखा था? एक तो डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल ATP बनेगी, या जिसे GTP भी कह सकते हो आप, कन्वर्ट होगा ना बाद में। इसके बाद में FADH2 ये बनेंगे 2, और NADH ये बनेंगे 6। यही था ना टोटल, लिखा भी था हमने शायद, ये रहा 6 NADH, 2 NADH2 और 2 ATP। ये 2 हो गया ना। कोई पढ़ाते नहीं क्या उस बोर्ड पे? नहीं, वो मेरा पर्सनल बोर्ड है। आज हम पढ़ने वाले हैं NADH ये वाले और FADH2। इन सब की मदद से क्या बनाना है हमको? ये किस प्रोसेस से गुजरेंगे? ETS से, और बदले में क्या बना के देंगे हमको? ATP। ये समझ आया? ये 3 रिएक्शन सीक्वेंस में हम पढ़ चुके हैं। ETS की बात करें तो ETS होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसे कि क्रेब्स साइकिल हुई है सेम उसी तरह से, बट क्रेब्स साइकिल होता ही है मैट्रिक्स के अंदर, है ना। और जो ETS है वो मैट्रिक्स में ना होकर के मेम्ब्रेन पे होता है। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी ETS। क्या हो गया? ETS की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। NCERT में इसके डायग्राम में थोड़ा इशू है, तो इसीलिए वहाँ इस वक्त मैं नहीं कहूँगा NCERT की देखने के लिए। हमने अभी पढ़ा है कि क्रेब्स साइकिल हुई है, सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं इसको, है ना। और अब आपको बस याद रखना है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कहाँ कहाँ से NADPH चाहिए, आपको ऑलरेडी पता है, मैंने भी डिस्कस किया है। क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना। तो डबल मेम्ब्रेन में ये बना दी मैंने इनर मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन। और ये बना ली हमने इसकी आउटर मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन हो गई। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे है मैट्रिक्स। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर। ये कौन सी हो गई? आउटर। और ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दिस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ETS के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4। कितने कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ेगी हमको? 4 कॉम्प्लेक्स की। ये 4 कॉम्प्लेक्स किसका पार्ट है? ETS का पार्ट है। इसके अलावा एक और कॉम्प्लेक्स होगा जिसे क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स 5। और इसको आप लोग ऑलरेडी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ चुके हो। F0 F1 पार्टिकल याद है? कुछ ऐसा था। वही है ये, पर इसे हम क्या बोलते हैं? हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 5 भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले शुरू करते हैं, होगा क्या। तो हमारे पास में एक होगा कॉम्प्लेक्स 1, सबसे पहला
क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स 1। थोड़ा और छोटा बनाते हैं, ज़रूरत हमें जगह की है बहुत। सबसे पहले इनर मेम्ब्रेन पे क्या लगा होगा, कॉम्प्लेक्स 1 लगा होगा, और कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है इसका, NADH डिहाइड्रोजिनेज। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है हमारा, 1 है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैरियर्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, समझ आ रहा है। जैसे कि हमने फाइटोसाइन यूबी क्या नाम था उसका, यूबिक्विनॉन तो इसमें है, क्या नाम था उसका, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनॉन पढ़े थे ना हमने लाइट रिएक्शन के अंदर पढ़े थे, साइटोक्रोम B6F वगैरह। वही यहाँ पर अब हम देखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे जो मौजूद है उसका नाम है FMN। क्या नाम है, FMN। FMN कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में है, और इसको यहाँ पे NADH आएगा और इसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए, किसको, FMN को। NADH किस में कन्वर्ट हो गया, NAD प्लस में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और FMN 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो FMN यहाँ से 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा। ये समझ आया क्या करेगा ये। और अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FMNH। ये समझ आया क्या हुआ, कोई दिक्कत समझने में। FMN ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। यानी कि रिडक्शन ऑफ FMN, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, FMN का जब क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है, तो क्या बनता है, FMNH2 ये बनता है। और अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वापस खींच के बाहर कर दें, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन अगर ये बाहर गया है तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बाहर कर दूं तो ये वापस FMN बन जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इस वक्त इसके ऊपर क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। ये समझ आ रहा है आपको। तो FMN अब हाइड्रोजन तो सीधा इस जगह पे लाके छोड़ देगा जिसे हमने क्या कहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की जगह में छोड़ देगा। ये समझ आया। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास। ये समझ आ गया क्या कहना। पहला काम क्या है, FMN ने इलेक्ट्रॉन लिया, किस में कन्वर्ट हुआ, FMNH2 में। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों छोड़ दिए। हाइड्रोजन कहाँ छोड़ दिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और वहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को। और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, वो है FES। ये कौन है, FES। इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ खाली। ये समझ आया, कोई दिक्कत। ये हो गया कॉम्प्लेक्स 1, इतना ही होता है कॉम्प्लेक्स 1 में। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा करके FMN वापस किस में कन्वर्ट हो गया, FMNH2 जो है वापस कन्वर्ट हो गया FMN में। कॉम्प्लेक्स 1 ने किया क्या, तो कॉम्प्लेक्स 1 ने NADH से हाइड्रोजन हटवाया, इसलिए नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। और ऐसा करने से कॉम्प्लेक्स 1 ने 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल या 2 हाइड्रोजन यूनिट को कहाँ भेज दिया, अंदर भेज दिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कोई दिक्कत तो नहीं। हाइड्रोजन अंदर इसलिए भेजा है ताकि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में आपने जो पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स को हम जब इस कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू बाहर भेजेंगे तो क्या बनती है, ATP। पढ़ा था ना हमने। तो हम पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं, ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं। अंदर से हाइड्रोजन को कहाँ फेंक रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ताकि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में से जब हाइड्रोजन को कॉम्प्लेक्स 5 से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगी, ATP बनेगी। समझ आ रहा है कहानी क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे FES के बाद इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे चीज़ को जिसका नाम है यूबिक्विनॉन। क्या नाम है इसका, यूबिक्विनॉन। पॉइंट समझ आया आपको। यूबिक्विनॉन ने एक्सेप्ट कर लिए, क्या एक्सेप्ट कर लिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन अंदर गया है। यूबिक्विनॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिवली चार्ज हो गया। और नेगेटिवली चार्ज चीज़ हमेशा अपने आप को न्यूट्रल करना चाह रही है, और न्यूट्रल करना चाहती है तो फिर से इसने क्या एक्सेप्ट किए, हाइड्रोजन।
और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके अब यूबिक्यूनॉन UQH2 में कन्वर्ट हो गया। समझ आया? किस में कन्वर्ट हो गया? UQH2। स्नेहा कहाँ देख रही है? सोई हुई है क्या? फिर देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ आ रहे हैं? UQH2, दिस इज यूबिक्यूनॉन एंड दिस इज यूबिक्यूनॉल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, दिस इज यूबिक्यूनॉन एंड दिस इज यूबिक्यूनॉल। नॉल होता है इसका नाम जब हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया। अब हाइड्रोजन का आपको पता ही है करना क्या है, हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट कर देना है कहाँ पे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन दे देने हैं अगले मॉलिक्यूल को। ये लो रेड पेन है, गेट बंद कर देना। इलेक्ट्रॉन देने हैं अगले कॉम्प्लेक्स को, जिस कॉम्प्लेक्स का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आपको मैंने पढ़ाया था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस क्रेब्स साइकिल के अंदर, याद आ रहा है? हम उसके बाद लास्ट में करने वाले हैं। फिलहाल हमारे देखा अब यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का नाम क्या है? तो इसका नाम है साइटोक्रोम BC1। आई थिंक BC1 है या CB1 करके नाम होगा, चेक करना क्या है। BC1 है ना? ठीक है, तो इसका नाम क्या है हमारे पास में? साइटोक्रोम BC1। ये समझ आया आपको? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन देगा ये देगा साइटोक्रोम B को। किसको देगा? साइटोक्रोम B को। इलेक्ट्रॉन मिल गए साइटोक्रोम B को, और साइटोक्रोम B ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए FeS को। ये समझ आया? FeS ने फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए यूबिक्यूनॉन को। यूबिक्यूनॉन जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज होके किसके साथ जुड़ेगा? हाइड्रोजन के साथ, और क्या बनाएगा? यूबिक्यूनॉल। और क्या बनेगा? UQH2। समझ आया? और UQH2 अब हाइड्रोजन का क्या करने वाला है आपको पता ही है। हाइड्रोजन तो सीधा कहाँ भेज देगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन अगले वाले को दे देगा जिसका नाम है साइटोक्रोम C1। क्या नाम है इसका? साइटोक्रोम C1। इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। समझ आया? इस कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम B से शुरुआत हुई और साइटोक्रोम C1 तक आया इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या रखा गया? साइटोक्रोम BC1। ये समझ आया आपको? कितनी बार हाइड्रोजन अंदर आ गया है? 3 बार। रेड कलर से बनाया ना मैंने अलग से, डाउट तो नहीं हो रहा है यहाँ तक? इसके बाद में साइटोक्रोम BC1 जो है ना, ये मूवेबल है। जैसे यूबिक्यूनॉन मूवेबल है, इधर उधर बीच में है ना, 2 कॉम्प्लेक्स के बीच में, ऐसे ही यहाँ पे लगा है कॉम्प्लेक्स नंबर 4। यहाँ क्या लगा है? कॉम्प्लेक्स नंबर 4। और ये वाला साइटोक्रोम C1 मूव करता हुआ आ रहा है, ऐसे यहाँ आ गया साइटोक्रोम C1, और इलेक्ट्रॉन लाके दे दिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को। ये समझ आया क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 किसी भी हाइड्रोजन को अंदर पुश नहीं करता, वो अपना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों करेगा अभी हम देखने वाले हैं। मेन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन अंदर भेजने की एक्टिविटी थी वो यहीं तक की है। यहाँ तक में कोई डाउट हुआ है अभी तक किसी को? अच्छे से समझ आया? अब यहाँ पे 2 आपके पास में फिर से यूनिट्स हैं, एक है साइटोक्रोम A और एक है साइटोक्रोम A3। 2 हैं। कौन कौन है? साइटोक्रोम A और एक है साइटोक्रोम A3। तो इसने किसको दिया? साइटोक्रोम A को। साइटोक्रोम A ने किसको दिया? साइटोक्रोम A3 को। और एट द एंड आ गया कॉपर B, CuB। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉपर B, CuB। ये समझ आया? इलेक्ट्रॉन किसके पास है इस समय? कॉपर B के पास। और इलेक्ट्रॉन अब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। मैट्रिक्स में से क्या लेगा? ऑक्सीजन। O2 लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर हाफ O2 लेगा तो 2। अगर 2 ही आ रहे हैं ना तो हाफ O2 लिखूंगा मैं, ठीक है? हाफ O2 के साथ में किसको जोड़ देगा? 2 हाइड्रोजन को, और क्या बन जाएगा? H2O। ये समझ आया क्या हुआ आपको? ऑक्सीजन के पास नेगेटिवली चार्ज किया और उसमें क्या जोड़ दिया? H+ जोड़ दिया। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ?
और हाँ, तभी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना ये जो पानी बना ना, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर। ये क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक वाटर। खास बात ये है, ऑक्सीजन जो है ना, दिस इज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दिस इज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो पूरा जो रेस्पिरेशन में आप पढ़ रहे हो, ऑक्सीजन का बस इतना काम है, क्या बनवाना है? मेटाबॉलिक वाटर। ये मेटाबॉलिक वाटर सफिशिएंट नहीं है पानी, मतलब उसकी प्लांट की नीड के लिए, तो इसीलिए प्लांट को और पानी चाहिए होता है। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन ना भी हो तो फिर दिक्कत क्या है? प्लांट का काम तो चलना चाहिए भाई, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, लिंक रिएक्शन जो मेन आपका सब कुछ हो रहा है, उसमें तो ऑक्सीजन का कोई रोल ही नहीं है। रोल तो यहाँ आ रहा है ETS में। तो अगर ऐसा है भी तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत होती है क्योंकि ऑक्सीजन ETS को कंप्लीट करता है। ये इसी तरह से है जैसे कि अगर आपके पास में एक पाइप हो, ये एक पाइप की तरह है, ऊपर से चीज़ें नीचे आ रही हैं, जो भी होने वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है। पाइप का मुंह ब्लॉक कर दो, चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक नीचे नहीं आ पाएंगी, पाइप भर जाएगा एक समय बाद, है ना। तो ETS अगर नीचे से क्लीन नहीं करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को, तो आखिरी बार में इसने लेके रख लिया, ऑक्सीजन ना हो बॉडी में, तो अब इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेगा, फिर इसके पास रहेगा, धीरे धीरे सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं ब्लॉक हो जाएंगे। और धीरे धीरे का मतलब बहुत ही जल्दी, शायद सेकंड्स के अंदर। पॉइंट समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? इलेक्ट्रॉन नीचे मूव नहीं करेगा तो एनर्जी जनरेट नहीं होगी ना हाइड्रोजन को अंदर भेजने वाली। पॉइंट समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन को नीचे मूव कराते वक्त ही तो ये हमारे जो फैक्टर्स हैं, ये हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, अंदर भेज रहे हैं ना। पॉइंट समझ आ रहे हैं यहाँ तक? तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि 3 कॉम्प्लेक्स हैं। पहला कौन सा है? कॉम्प्लेक्स 1, दूसरा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स 3, और तीसरा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या होता है? तो देखो, इसका नाम है, अच्छा पहले एक चीज़ बताओ, इलेक्ट्रॉन थे किसके पास? साइटोक्रोम C1 के पास है। कॉम्प्लेक्स 4 ने साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन लिए, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसके ऊपर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। यानी किस पे ऑक्सीडेशन हुआ है? साइटोक्रोम C1 पे। और करवाया किसने है? 4 ने। कॉम्प्लेक्स 4 कह सकता हूँ ना, कॉम्प्लेक्स 4 ने करवाया है, तो इसको हम कहते हैं साइटोक्रोम C1 ऑक्सीडेज। समझ आ रहा है क्यों कह रहे हैं ऑक्सीडेज? बिकॉज ये ऑक्सीडेशन करवाता है किसकी? साइटोक्रोम C1 की। तो इसीलिए इस वाले भाई साहब का नाम क्या रखा गया? साइटोक्रोम C1 ऑक्सीडेज। कोई परेशानी तो नहीं आ रहा समझने में? इसके अलावा मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, किताब में नीचे बना होता है। एक हमारे पास और कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स 5, जिसको मैंने पहले ही बताया था। वो हमारा क्या है? ATP सिंथेसिस करने का जुगाड़ है पूरा। ये रहा, ये कौन सा पार्टिकल है? F0। ये कौन सा है? ये F1 है। और ये कौन सा है? F0। यहाँ से हाइड्रोजन आएंगे और ये 2 हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ से बाहर गया, ये 2 हाइड्रोजन है ना, जैसे ये बाहर गया, यहाँ पे इसका हेड एक एनर्जी जनरेट करेगा और एनर्जी जनरेट करके ADP को किस में कन्वर्ट कर जाएगा? ATP में। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये पूरे प्रोसेस में कितने हाइड्रोजन अंदर आए थे? कितनी बार हाइड्रोजन अंदर आए थे? 3 बार। 2-2 हाइड्रोजन का अगर मैं एक पेयर मान के चलूँ तो कितने? 3। जब 3 बार बाहर आएंगे तो कितने ATP बना के देगा? 3। भाई एक बार आया तो एक आया ना। तो जैसा मैंने कहा था कि NADH कितनी ATP बनवाता है? 3। कैसे बनवाता है समझ आया आपको? कोई दिक्कत? मतलब NADPH जो ATP बनाता है वो इस तरह से ये है, इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये समझ आ रहा है अभी तक क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? यही वो हाइड्रोजन है जो यहाँ से बाहर जाएंगे ग्रेडियंट क्रिएट होने के बाद, और वो भी पैसिवली जाएंगे क्योंकि हमने अंदर ग्रेडियंट बढ़ा दिया है ना। तो बाहर तो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है और अंदर कैसा क्रिएट हुआ? हाई प्रेशर। और चीज़ें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाती हैं। यहाँ तक समझ आया? एक मॉलिक्यूल की तो बात हो गई NADH। दूसरा मॉलिक्यूल था FADH2। वो कितने इलेक्ट्रॉन बनवाता है? वो कितने ATP बनवाता है? 2। तो वो इस सिस्टम में क्या अलग करता होगा कि वो 2 ATP बनवाता है?
FADH का इलेक्ट्रॉन जब आता है तो वो कितनी बार हाइड्रोजन अंदर फेंकवा देता है? 3 बार। लेकिन जो FADH2 वाला है, NADH वाला 3 बार कर रहा है, FADH2 वाला कितनी बार करता होगा? केवल 2 बार। ऐसा किस लिए होता है ये समझो। कॉम्प्लेक्स 1 के ही नीचे यहाँ मौजूद है कॉम्प्लेक्स 2। यहाँ कौन सा मौजूद है? कॉम्प्लेक्स 2, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। जब ये क्रैब साइकिल का आई थिंक 6th स्टेप था, क्रैब साइकिल अपनी किताब में आप कॉपी में देखो, जब हमने सक्सिनिक एसिड को फ्यूमारेट में कन्वर्ट किया था। दिख रहा है आपको? छठा ही है। इसमें हमने फ्यूमारेट बनाया था और वहीं लिखा था हमने FADH2 बना था। तो यहीं पर होगा क्या? FADH2 ऐसे आएगा। कौन आएगा? FADH2 और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FAD में, और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? यूबिक्विनोन को। ये समझ आ रहा है क्या हो रहा है? समझ आया? अगर ऐसा हुआ तो अब वही प्रोसेस जो यूबिक्विनोन किस में कन्वर्ट होगा? यूबिक्विनोन यूबिक्विनॉल में, और फिर वही प्रोसेस चलेगा। अब देखो, उसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है। किसके पास 4 इलेक्ट्रॉन? 2 ही तो हैं। और जो हाइड्रोजन बचेगा वो यूबिक्विनोन जोड़ लेगा। ये रहा, मैट्रिक्स में हाइड्रोजन बनता रहता है, वो यहाँ जुड़ता रहता है। ये समझ आ रही है कहानी? हाँ, आप कह लो वही हाइड्रोजन आया, क्या फर्क पड़ता है? मैट्रिक्स में है वो, एक बार अलग हो गया तो वही कह लो या दूसरा कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ आ रहा है? हाइड्रोजन किस में आ गया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अगर ये बीच में से आया, ये एक हमारा प्रोसेस चल रहा है, अगर ये इस प्रोसेस में FADH ऊपर से एंट्री लेता तो यहाँ पे FMN भी मदद करता 2 हाइड्रोजन अंदर भेजने में, लेकिन ये बीच में से आया है, तो इसीलिए ये कितनी बार इलेक्ट्रॉन्स में से हाइड्रोजन बाहर फेंक सकता है? 2 बार। तो FADH2 जब अंदर आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करके सेम चीज़ करेगा, तो उसके द्वारा ATP कितनी बन पाएगी? केवल 2। लेकिन FADH से कितनी बनती हैं? 3, क्योंकि वो इस साइकिल को कहाँ से शुरू करता है? ऊपर से। समझ रहे हो? NADH ऊपर से शुरू करता है और FADH कहाँ कर रहा है? बीच में से कर रहा है। तो अगर हम मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सबसे ऊपर कौन सा है? कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 के नीचे कॉम्प्लेक्स 2, फिर कॉम्प्लेक्स 3, 4 और 5। लेकिन NADH कौन कौन सा यूज़ करेगा? 1, 3, 4। पॉइंट समझ आया? 1, 3, 4। और FADH2 कौन कौन सा यूज़ करेगा? 2, 3, 4। कॉम्प्लेक्स 5 दोनों को यूज़ करना है। कॉम्प्लेक्स 5 इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ETS। वो एक मेम्ब्रेन का अलग कॉम्प्लेक्स है। ETS का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने में कॉम्प्लेक्स 5 का कोई रोल नहीं है। ये समझ आया? आखिरी में इलेक्ट्रॉन कौन से कॉम्प्लेक्स को मिलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है? ऑक्सीजन को, ताकि क्या बन जाए? पानी बन जाए। ऑक्सीजन किसकी तरह काम करता है? टर्मिनल एक्सेप्टर, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। ये समझ आया? अगर इलेक्ट्रॉन ना हटाया जाए यहाँ से तो ETS साइकिल तुरंत बंद हो जाएगी, और ETS बंद होने का मतलब है कि बॉडी में ATP की जो रेगुलर सप्लाई चल रही है वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। इसीलिए सांस रोकने पर हमारे को एक तड़प महसूस होगी कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सांस फूल रही है, ऑक्सीजन चाहिए। ये समझ रहे हो? तो प्लांट रेस्पिरेशन करता है ऑक्सीजन वाली या एनारोबिक एरोबिक जिसे हम कहते हैं। अभी तक हम एरोबिक पढ़ रहे हैं, एनारोबिक वाली भी चीज़ें होती हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो ETS हो रहा है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए बस क्या चाहिए था? हमको ऑक्सीजन चाहिए था। अगर ये नहीं चाहिए होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बाकी तो कहीं हमने ऑक्सीजन का रोल पढ़ा भी नहीं है। ये समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको? मुश्किल तो नहीं है ETS? कोई दिक्कत? बहुत सेकंडों का प्रोसेस है ना। समझ आ रही है कहानी क्या कहना चाह रहा हूँ?